हेलो एवरीवन। अब छत्तीसगढ़ प्री नर्सिंग टेस्ट के लिए बचे हुए हैं अराउंड 21 डेज, दैट इज CGPNT 2026, जो कि 11 जून 2026 को होने वाला है, राइट। तो अब आप लोगों की प्रिपरेशन जोरों शोरों से चल रही होगी। इस 21 दिनों का भरपूर यूज कैसे किया जा सकता है वो हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। साथ में जो 5 सब्जेक्ट है, चाहे हम फिजिक्स की बात करें, बायोलॉजी की बात करें जिसमें कि 2 पार्ट है, बॉटनी एंड जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिर नर्सिंग एप्टीट्यूड है और इंग्लिश है। इन पांचों सब्जेक्ट में बराबर नंबर लाने हैं, मतलब 20-20 मार्क्स के सभी में से क्वेश्चंस आएंगे और उसमें आपको मैक्सिमम मार्क्स लेकर आने हैं ताकि हम अपनी रैंक, अपनी सीट सिक्योर कर सके। तो वो कैसे पॉसिबल है वो भी मैं इस सेशन में डिस्कस करूंगा। अब बच्चों ध्यान रखिएगा, जो लास्ट के 21 दिन होते हैं ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। दूसरा, ये अब और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी नीट का जो पेपर है वो लीक हो गया, तो वापस नीट का पेपर जो होने वाला है जिसकी टेंटेटिव डेट है 21 जून। तो अब जिन्होंने भी CGPNT को फील किया है उनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है कि वो एक तरीके से रिवीजन के लिए इस टेस्ट को सिंसियरली दे सकते हैं, ओके, जो कि होने वाला है 11 जून को। तो आपकी एक बार नीट की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, तो अच्छे से आप सिस्टमैटिक ढंग से स्टार्ट कर दीजिए अपनी प्रिपरेशन। तो क्या होता है, कैसे आप कंसिस्टेंसी मेंटेन कर सकते हो, कैसे अपने आप रैंक इंप्रूव कर सकते हो, और अगर आपके सिलेक्शन के चांसेस नहीं बन रहे हैं तो सिलेक्शन के चांसेस भी बन सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, CGPNT में आपके टोटल 5 सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश एंड व्हाट नर्सिंग एप्टीट्यूड। 20-20 नंबर का सबसे क्वेश्चन आएगा, मतलब वेटेज सबका सेम है। इसीलिए गाइस ध्यान रखना है, किसी एक सब्जेक्ट से प्यार मोहब्बत मत बढ़ाइए, आपको सभी सब्जेक्ट को बैलेंस करते हुए चलना है, ओके। सब में से 20 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। अब किसमें कितना एफर्ट देना है वो मैं बात करूंगा। डिफिकल्टी लेवल की अगर हम बात करें तो नीट के कंपैरिजन में इजी आता है, NCERT बुक से आता है, लाइन टू लाइन अगर आपने ध्यान दिया होगा तो NCERT की बुक से क्वेश्चंस आते हैं। और आपको साथ में करना चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिससे आपको आइडिया लग जाता है कि क्वेश्चन का लेवल क्या होगा। न्यूमेरिकल्स आते हैं लेकिन न्यूमेरिकल्स कम होते हैं। आपको आएगा अरेंज असेंडिंग ऑर्डर, अरेंज डिसेंडिंग ऑर्डर, मैच द फॉलोइंग, राइट, इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं, ये ज्यादातर क्वेश्चंस होते हैं। और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस भी आ जाता है, जैसे कि स्केप वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है, तो आपको एक स्टैंडर्ड वैल्यू है 11.2 किलोमीटर, वो आपने मार्क कर दिया, आंसर हो गया। ऐसे भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा, बहुत ही सिंपल सा। बॉटनी जूलॉजी में भी आप बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं, राइट। अब असर्शन और रीजन पर भी क्वेश्चन आते हैं, तो ध्यान देना। मार्क्स फिर क्यों नहीं आ पाता, स्टूडेंट्स के मार्क्स क्यों नहीं आते? ये नहीं है कि पेपर टफ है आप निकाल नहीं सकते हो। 2 चीजें होती है, एक तो रिवाइज नहीं करते प्रॉपरली, मॉक टेस्ट नहीं देते हैं, और सबसे बड़ी बात टाइम मैनेजमेंट। आपको लिमिटेड टाइम में 100 क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर आपको पूरा दिन दे दिया जाए तो आप जरूर सॉल्व कर लोगे, लेकिन लिमिटेड टाइम में जो एक्यूरेसी भी मेंटेन करना है, टाइम मैनेजमेंट भी मेंटेन करना है, क्वेश्चन मार्क भी करना है, तो ये सब कुछ होता है बाय प्रैक्टिस। तो इसलिए प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। नाउ अब आते हैं जरा कट ऑफ एंड टॉपर्स परफॉर्मेंस, ध्यान दीजिएगा। हमको अगर कोई बोल दे कि हमारा यार लास्ट टाइम 100 नंबर का पेपर है, 70 नंबर कट ऑफ गया था जो लास्ट स्टूडेंट सेलेक्ट हुआ था, तो हम क्या करते हैं, अब हम टारगेट करते हैं कि यार 70 मार्क्स लाना है, यही हम फेल कर जाते हैं। 70 नंबर कट ऑफ का मतलब होता है उस बच्चे का नंबर जो लास्ट आया है। अगर आप कट ऑफ पे टारगेट करोगे तो आपको 70 क्या 50 नंबर मिलेगा, आप तो बाहर हो गए। तो आप हमेशा टॉपर्स के मार्क्स पूछिए। अगर आप अपनी सीट सिक्योर करना चाहते हो, गवर्नमेंट कॉलेज में जाना चाहते हो, तो आप टारगेट कीजिए कि मेरे मार्क्स आने चाहिए 90 प्लस, 90 प्लस। हालांकि देखो, जो कट ऑफ या जो टॉपर्स के मार्क्स तो फिक्स हो गए 90 प्लस। कट ऑफ बहुत सारी बातों पर डिपेंड करता है कि पेपर का लेवल कैसा है। अगर इजी आएगा तो कट ऑफ बढ़ जाएगा, टफ आएगा तो कट ऑफ कम हो जाएगा। फिर ये भी डिपेंड करता है कि आपकी कैटेगरी क्या है, आप जनरल हो, ओबीसी हो, SC हो, ST हो, सबके लिए कट ऑफ अलग अलग होता है। लेकिन अगर आप पिछले 4-5 साल के टॉपर्स के मार्क्स पर टारगेट करोगे, फोकस करोगे, तो आपको मैं बता दूं, आप किसी भी कैटेगरी के हो, आप सीधा सेलेक्ट हो जाओगे। तो मैक्सिमम मार्क्स पर फोकस कीजिए और
आप इस पर ध्यान रखिए। आप अपनी परफॉर्मेंस की रेगुलर इंटरवल पर क्या करते रहो, एनालिसिस करते रहो कि क्या मैं परफॉर्मेंस सही ट्रैक पर हूं या नहीं हूं। अगर आप सही ट्रैक पर है तो बढ़िया बात है, क्वेश्चन पेपर बनाते रहो, क्वेश्चन पेपर चेक करते रहो, आपको पता चलता रहेगा ओके आई एम ऑन राइट ट्रैक, सही ट्रैक पर हम जा रहे हैं। नाउ अब आते हैं जो 5 ऐसी बड़ी गलतियां कर देते हैं जिस स्टूडेंट जिसको एग्जाम देने के बाद पता चलता है। तो इंसान वो है जो गलतियों से सीखता है, और समझदार इंसान वो है जो दूसरों की गलतियों से सीखता है। अगर आप भी ये गलती इस पेपर में नहीं करना चाहते, 21 दिनों में आप इन गलतियों को सुधार सकते हो जो ज्यादातर बच्चे करते हैं और फिर पेपर में फेल हो जाते हैं। ये है हमारा एक्सपीरियंस। तो पहले ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ी रीडिंग ओनली बायोलॉजी। बायो वालों को ना इतना इंटरेस्ट होता है, बॉटनी जूलॉजी उनको इतना कंफर्टेबल लगता है कि वो केमिस्ट्री भूल जाते हैं, फिजिक्स भूल जाते हैं, नर्सिंग एप्टीट्यूड गायब है, इंग्लिश गायब है। अगर आप सीधा सीधा बायोलॉजी को बार बार पढ़ते रहोगे तो ये सब सब्जेक्ट बैलेंस बिगड़ जाएगा। आप बायो के क्वेश्चन कितने आने वाले, 20 मार्क्स भी सेम है 20। भाई आपके बाकी सब सब्जेक्ट्स को भी बैलेंस कीजिए, राइट, सबको बराबर टाइम दीजिएगा। फिर इग्नोरिंग द इंग्लिश एंड एप्टीट्यूड, ये जो जैसे कि मैंने आपको बताया हाईली स्कोरिंग है, 20 नंबर का इंग्लिश आएगा, बहुत इजी है, और 20 नंबर का क्या आने वाला है, एप्टी आने वाला है। जो कि अभी हमने क्लासेस ली नर्सिंग एप्टीट्यूड की बात कर रहे हैं, यहाँ पर एप्टी मतलब वो मैथ्स वाला नहीं, यहाँ CGPNT में आता है नर्सिंग एप्टीट्यूड, राइट। पेशेंट की क्रिटिकल कंडीशन है, आप उसको कैसे संभालेंगे, और क्या बहुत छोटे छोटे जो क्वेश्चंस बनते हैं जो कि आप थोड़ा भी एफर्ट लगाएंगे तो आपकी कमांड हो जाएगी। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी अगर प्रॉब्लम फेस हो रही है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा कंटेंट क्या है, ओके। देन आते हैं नो मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस इज एसेंशियल फॉर स्पीड एंड व्हाट एक्यूरेसी। बिल्कुल आप मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हो तो भी प्रॉब्लम आएगी। मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है, आप स्पीड मेंटेन कर पाते हो, आप ये देख पाते हो कि जो आपने पढ़ा है वो नॉलेज आप अप्लाई कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। खासकर नर्सिंग एंट्रेंस में होता क्या है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते हैं। आपको कोई क्वेश्चन लिखा है, 4 आंसर हैं, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन डिफिकल्ट बनता है आंसर से। अब अगर उसको इजी बनाना है तो चारों आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड दे देगा, 3 आप उसमें से ऐसे ही गलत बता दोगे, चौथा अपने आप सही हो जाएगा। उसी आंसर को थोड़ा सा घुमा दिया तो क्वेश्चन टफ बन जाता है। नर्सिंग एप्टीट्यूड में ज्यादातर क्वेश्चन इजी बनते हैं, उसके ऑप्शंस क्लियर कट रहते हैं, आंसर देख के ही समझ में आ जाता है इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो वो बनेगा आपको प्रैक्टिस करते हुए। नो टाइम टेबल, अब आप कोई टाइम टेबल नहीं बनाते हो, रैंडमली सुबह मन किया तो सुबह पढ़ लिया, शाम को उठे तो शाम को पढ़ लिया, जब मर्जी तब क्लास चले गए, है ना। अगर आप ऐसे यूज करेंगे तो 21 दिन पूरे बर्बाद हो जाएंगे। तो ये है कि आप टाइम टेबल अच्छे से बनाइए। आप अभी 11वीं 12वीं में पढ़ कर आए हो, अभी आपका जस्ट 12वीं का रिजल्ट आया है और कई बच्चे ड्रॉप लेकर ये एग्जाम दे रहे हैं, तो 21 दिन में भी अगर आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला था तो सिलेक्शन हो जाएगा, ये श्योरिटी है। तो आपको क्या है, प्रॉपर आप टाइम टेबल बनाइए और हर 1 मिनट का यूज कीजिए, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। आप 1-1 मिनट का यूज करेंगे, हर 1 मिनट में 2 से 3 क्वेश्चन आपसे बनने लग जाएंगे, राइट। बिल्कुल प्रॉपर टाइम टेबल, 1 भी मिनट वेस्ट नहीं करना। एक और प्रॉब्लम होती है, इसको बोलते हैं पैसिव लर्निंग। ये क्या होता है पैसिव? पैसिव और एक्टिव वॉइस सुनते होंगे। पैसिव का मतलब है, बहुत बड़ी मिस्टेक है ना ये, लगातार आप वीडियो देख रहे हो या लेक्चर अटेंड कर रहे हो। आप लेक्चर अटेंड तो कर रहे हो, वीडियो देख रहे हो, लेकिन आप रिवीजन नहीं कर रहे हो, आप अपने नोट्स नहीं बना रहे हो, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं कर रहे हो, बस आप बैठे बैठे लेक्चर ही देख रहे हो। लेक्चर देखने से दिमाग में आपका कंटेंट सेट नहीं होगा, इसको बोलते हैं पैसिव लर्निंग। आप एंजॉय तो कर रहे हो, क्लास तो रेगुलर अटेंड कर रहे हो, फिर परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि क्रिकेट देखने से कोई क्रिकेट खेलना नहीं सीख जाएगा, है ना। ऐसा होता तो हमारे इंडिया में तो सबसे ज्यादा लोग क्रिकेट देखते हैं, फिर तो सभी सीख जाते। आपको क्या करना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी, बार बार उसको लिख लिख कर आपको प्रैक्टिस करनी होगी। तो प्लीज अवॉइड दिस मिस्टेक, ये बहुत ही बड़ी है। रोज आपको एमसीक्यू सॉल्व करना है, कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन रखना है। नाउ गाइस, 5 मिस्टेक के बाद अब मैं आपको 21 दिनों को 3 पार्ट में आप डिवाइड कर दो, 7 डेज में। हम उसको बोलेंगे 3 फेज में आपने डिवाइड कर दिया। क्या है वो 3 फेज, याद रखिएगा। 21 डिवाइडेड बाई 3, तो आपका कितना हो गया भाई, 7 दिन। 7 डेज में आप एक प्लान कर लो, माइंडसेट कर लो कि मुझे शुरू के 7 दिन में ये करना है, नेक्स्ट 7 डेज में ये करना है, नेक्स्ट 7 डेज में ये करना है।
राइट। तो जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आएगा इसको फॉलो कीजिएगा, आप टाइम टेबल भी बना सकते हो। ध्यान देना, बिल्ड योर फाउंडेशन, फाउंडेशन अगर तगड़े से है, आप चीजों को अच्छे से रिवाइज कर लोगे तो चीजें याद रहेगी। सबसे पहले याद रखिए बायोलॉजी के जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे कि ह्यूमन फिजियोलॉजी है, जेनेटिक्स है, प्लांट फिजियोलॉजी है, एनसीईआरटी के डायग्राम्स जितने भी, उन डायग्राम्स को अच्छे से आप देख लीजिए, क्योंकि बायो में ना जो एनसीईआरटी है ना वो किंग है भाई। एनसीईआरटी से स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन टू लाइन सब क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो वो आपको ध्यान देना है। फिर केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग है, ऑर्गेनिक बेसिक्स है, बायोमोलिक्यूल, सॉल्यूशंस और इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सभी केमिस्ट्री में आप बैलेंस बनाकर अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, है ना। फिजिकल केमिस्ट्री भी भूलिएगा मत। फिजिक्स में कभी ऐसा होता है कि बिल्कुल 11th के फिजिक्स से ज्यादा क्वेश्चन आ गया, कभी 12th के फिजिक्स से ज्यादा क्वेश्चन आ गए, तो याद रखिए करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला पार्ट, मॉडर्न फिजिक्स, इन सबको आपको अच्छे से स्ट्रॉन्ग रखना है, राइट। रे ऑप्टिक्स हो गया, यूनिट एंड डायमेंशंस अगर अच्छा होगा तो आप बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे ही आप यूनिट एंड डायमेंशन मैच करके भी बना लोगे। ओके, तो ये है। फिर इंग्लिश एंड एप्टीट्यूड, भाई ग्रामर के रूल्स अच्छे होने चाहिए, वोकैबुलरी देख लो, रीडिंग कॉम्प्रेhension, पेशेंट केयर, और अगर आप नर्सिंग एप्टीट्यूड की बात करें, पेशेंट केयर बेसिक्स, कम्युनिकेशन, राइट, जो भी डिसीज होती हैं उन सब के बारे में डिटेल आप पता कर लीजिए। बैलेंस करते हुए चलिए। फेज 1 में आप सबको एक तरीके से आपका कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है ये चेक कर लीजिए। अब आता है सेकंड फेज, ये आपका हो गया पहले 7 दिन। सेकंड फेज में प्रैक्टिस एंड मॉक टेस्ट। अब आपको क्या करना है, कोशिश करनी है कि डेली बायोलॉजी के 100 क्वेश्चन बनाने हैं। भाई बहुत तेजी से बन जाते हैं, आप 2 घंटे में बायोलॉजी के 100 क्वेश्चन बना लेंगे। केमिस्ट्री के 60 क्वेश्चन बनाने हैं। फिजिक्स थोड़ा टाइम लगता है, 40 क्वेश्चन बना लो। इंग्लिश के रोज 25 क्वेश्चन बनाने हैं। एप्टीट्यूड के रोज आपको 25 क्वेश्चन बनाने हैं। ये टारगेट सेट कर लो। मैं आपको लास्ट में टाइम टेबल भी बताऊंगा, उसी टाइम टेबल को आप फॉलो कीजिएगा। तो आप इतने क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। आपको एक मिनी मॉक टेस्ट डेली देना है। मिनी मॉक टेस्ट का मतलब होता है 50 क्वेश्चन का एक सेट उठाया आपने और आपने 50 मिनट में उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। 40 क्वेश्चन का एक सेट उठाया, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे बायो हो या मिक्स्ड सब्जेक्ट हो, और उसको आपने सॉल्व किया। तो इस तरीके से आप मॉक टेस्ट दे सकते हो। पीवाईक्यूज प्रैक्टिस एवरी सेशन, बहुत हर उसमें पीवाईक्यूज सॉल्व करते रहिए। एरर नोटबुक रिवीजन गाइस, याद होगा मैंने अपने पहले सेशन में आपको बोला था, जहां जहां हम लोग गलतियां करते हैं ना, उन गलतियों को एक कॉपी में लिखना है। अभी भी आप जो पहले फेज में जो भी गलतियां करो उसको एक नोटबुक में लिखो, और उन नोटबुक को देखते रहो मुझसे क्या गलती होती है बार बार। फॉर्मूले में अगर मिस्टेक है, सिली मिस्टेक्स आप करते हो, कोई फॉर्मूला आप भूल जाते हो, कोई कॉन्सेप्ट आप भूल जाते हो, तो रेगुलर इंटरवल पर उस एरर नोटबुक को आप रिवाइज करते रहिए। ओके, तो ये सब अगर आप करेंगे तो आपका पूरा वीक एरिया साफ हो जाएगा, आप अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट पर खेल सकते हो। अब आते हैं भाई लास्ट के 7 दिन, क्रूशियल। सबसे पहली बात तो गाइस टेंशन नहीं लेना है, डोंट वरी अबाउट द रिजल्ट्स। नींद पूरी करना है, राइट। अभी से आप नींद पूरी करेंगे तो आपको चीजें अपने आप रिकॉल होगी। नींद से बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए, हेल्थ से बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। अब क्या करना है, एनसीईआरटी की बुक को रिवाइज करो, जो आपने फॉर्मूला नोट्स बनाए वो रिवाइज करो, ग्रामर रिवाइज करो, मॉक टेस्ट दो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो, एक टाइम टेबल बनाओ और उसको फॉलो करते रहो लास्ट के 7 डेज में। कोई भी 7 डेज में यह ध्यान देना, लास्ट के 7 डेज में कुछ भी नई चीज मत पढ़ो, नए लेक्चर्स मत देखो, किसी नए टीचर्स को फॉलो मत करो, वो कंफ्यूज कर देगा आपको। ओके, जिससे भी आपने पढ़ा है, जहां भी आपने चीजें लिए हैं, जहां भी आपके सोर्सेज हैं, उन्हीं सोर्सेज को आप क्या कीजिए, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कीजिए। देन अब आते हैं, देखो जरा, आप एक डेली टाइम टेबल आप ऐसे सेट कर सकते हो, जैसे मैंने आपको क्लिक कर दिया। जैसे मॉर्निंग में आपने 5 बजे 5:30 बजे उठ जाते हो, तो 5:30 to 7, 5 बजे उठ जाइए, 5:30 to 7 अब बायोलॉजी कर लीजिए एनसीईआरटी से। 7:30 to 9 थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए, फिर 7:30 to 9 1.5 घंटे के लिए फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स बना लीजिए, फिर 1 घंटे का ब्रेक लीजिए नाश्ते के लिए, फिर 1.5 घंटे आप केमिस्ट्री रिवीजन कर लीजिए, फिर आधे घंटे का ब्रेक लेके 12 से 1 के बीच में इंग्लिश ग्रामर पढ़ लीजिए, फिर अपना लंच करने के बाद 2 से 4 के बीच में एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि इस समय नींद बहुत आती है, तो 2 से 4 आपका क्वेश्चन बनाओगे तो नींद उड़ जाएगी। 5 से 8 3 घंटे, 5 से 6 आप नर्सिंग एप्टीट्यूड करो डेली 1 घंटा। 7 से 9 आप मॉक टेस्ट दीजिए। 9 से 10 आप एरर एनालिसिस कीजिए और फॉर्मूला रिवाइज करो। आपको इतना टाइम देना होगा। आप अगर किसी कोचिंग में नहीं जा रहे हैं, अभी ऑफलाइन क्लासेस नहीं कर रहे हैं, तो आपको ये टाइम टेबल फॉलो करना स्टार्ट कर देना चाहिए। ओके,
तो ये होगा आपका डेली रूटीन। देन याद रखिएगा, डेली आपके जो टाइम टेबल बना रहे हो आप, अगर चाहें तो बायोलॉजी मोस्ट स्कोरिंग है तो आप उसको 40% टाइम दे सकते हो, केमिस्ट्री फिर 20%, इजी मार्क्स विद रिवीजन। इस फिजिक्स में आपको क्या करना पड़ता है, डेली रिवाइज करना, डेली प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तो 20% टाइम आप फिजिक्स को दे सकते हो। इंग्लिश को 10% टाइम दे सकते हो, क्विक स्कोरिंग है, और 10% टाइम आप अपना नर्सिंग एप्टीट्यूड को दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप रोज 10 घंटे पढ़ रहे हो तो आप 4 घंटे बायोलॉजी पढ़िए, 2 घंटे इसके क्वेश्चंस बनाइए, है ना, 2 घंटे केमिस्ट्री, 2 घंटे फिजिक्स, 1 घंटा इंग्लिश, 1 घंटा नर्सिंग एप्टीट्यूड, हो गए 10 घंटे। और देखिए फिर कैसे शानदार रिजल्ट्स आएंगे। फॉलो कीजिए गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेटेजी फॉर वीक स्टूडेंट, इनको जिनको लगता है कि यार मैं मुझसे फिजिक्स नहीं हो पाता है, मुझसे इंग्लिश नहीं हो पाएगा, या नर्सिंग एप्टीट्यूड, बायो तो सबका अच्छा रहता है, बॉटनी एंड जूलॉजी तो आपने लिया ही है 11th-12th में। तो देखिए, लर्न फॉर्मूला फर्स्ट, सॉल्व इजी एनसीईआरटी क्वेश्चन, डू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीटेडली। फिजिक्स में आपको बस फॉर्मूले आपके दिमाग में रहना चाहिए, डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बेस्ड कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, कोई टिपिकल क्वेश्चन नहीं आएगा, राइट। फॉर्मूले को बार बार रिवाइज करो, थोड़ा से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बना लीजिए, फिजिक्स आपसे बन जाएगा। 4 ऑप्शंस भी होते हैं, उनमें से एक ही ऑप्शन चूज करना है, और तीसरों को आपको क्या करना है, हटा देना है, राइट। वीक इन इंग्लिश, अगर आपको इंग्लिश लगता है तो आप क्या कर सकते हो, जो जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, जैसे कंप्रेंशन आपका स्ट्रॉन्ग होगा, ग्रामर आपका स्ट्रॉन्ग होगा, जो भी आपको लगता है कि यार इसमें मैं इस पार्ट में इंग्लिश में कंफर्टेबल हूं, पहले उसको कीजिए, फिर उसके बाद हर पार्ट का थोड़ा थोड़ा आप नॉलेज ले लीजिए, है ना। फिर वेरी लेस टाइम लेफ्ट है, आपको ऐसा लगता है कि भाई प्रायोरिटी ऑर्डर में क्या सेट करूं, टाइम कम है, 21 दिन है, अभी आपको लग रहा है कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ, बायोलॉजी पहले कर लो, केमिस्ट्री कर लो, फिर नर्सिंग एप्टीट्यूड कर लो, इंग्लिश कर लो, देन लास्ट में क्या कर सकते हो, फिजिक्स, राइट। और इस तरीके से आप अपना सेट कर लीजिए, सबका वेटेज बराबर है, जिस सब्जेक्ट से आपको बहुत ज्यादा अभी डर लग रहा है उसको आप लास्ट में कर लीजिए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। देन क्या ये 21 दिन आपकी रैंक को चेंज कर सकता है, बिल्कुल चेंज कर सकता है। अभी आप सेलेक्ट नहीं होने वाले थे, अगर आपको ऐसा लगता है तो 21 दिन में आपको लगने लगेगा यार मैं ही सेलेक्ट होने वाली हूं, या मैं ही सेलेक्ट होने वाला हूं, राइट। गवर्नमेंट कॉलेजेस में तो लड़कियों का ही सिलेक्शन होता है, राइट, लड़कों से आपका कोई कंपटीशन नहीं है फॉर गवर्नमेंट कॉलेजेस, तो आप ही सेलेक्ट होंगी। अब आप कैसे सेलेक्ट होंगी वो डिपेंड करता है कि आप इस 21 दिनों को कैसे फॉलो करते हो गाइस, ठीक है। तो पैनिक नहीं होना है, और साथ में याद रखिएगा, अगर ये आपको सेशन समझ में आया है तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर लीजिएगा। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अब बहुत सारे फ्री सेशंस इस चैनल पर आने वाले हैं फॉर योर प्रैक्टिस गाइस। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।